हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग DSSB के PYQs कर रहे थे। उसी के साथ में कल मैंने NCERT की 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 के कुछ झलकियां आपके सामने लाई थी। तो काफ़ी सारे बच्चों को अच्छा लगा, काफ़ी सारे बच्चों ने तो उसको देखा भी नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पूरी जो बुक चैप्टर है उसको पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें से नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, फिर उनको समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए PYQs ही कर ले, क्योंकि आप इन्हीं को जो है वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो PYQs हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पेपर जो है वो 1 दिसंबर 2021 को हुआ था। सॉरी, 1 दिसंबर नहीं, 1 अक्टूबर 2021 को। तो उसके हम 20 क्वेश्चन जो है वो कर चुके थे। बाकी आज की वीडियो में हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। PYQ से भी आपका इजीली जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि DSSB है जो वो PYQ क्वेश्चन पूछती है, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैंने 6 अक्टूबर का पेपर आपके सामने जो है वो आपको सोल्व करवाया था, और अभी 1 अक्टूबर का ये पेपर है। तो देखिए दोनों में कितने सारे सिमिलर क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे से हैं। तो मैं आपको PYQs करवा दूंगी, और जो NCERT 9th क्लास की हिस्ट्री है ना, उसके भी मैं क्वेश्चन ही आपको करवा दूंगी, MCQs है ना। क्योंकि आप डिटेल्स जो है वो देखना ही नहीं चाहते हैं वीडियो में, उसमें आपने इतने कम जो है व्यूज, ठीक है, लेकिन उसमें जो वॉच आवर है वो बहुत ही कम है। मतलब आप लोग उसको इंटरेस्ट लेके नहीं देख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ वो MCQ बेस ही आपको करवा दूँ, चैप्टर वाइज। वो आप अच्छे से देख पाएंगे, डिटेल शायद आप नहीं देखना चाहते हैं। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से जो 1 अक्टूबर का पेपर है 2021 का, उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसका अंतिम क्वेश्चन यही था कि इन विच ईयर डिड लुई 16 फ्ली टू पेरिस। लुई 16वां जो है वो किस वर्ष जो है वो पेरिस भाग गया था। तो ये फ्रांस की क्रांति का ही क्वेश्चन है। देखिए फ्रांस की क्रांति के समय मतलब देखें तो नेशनल असेंबली का गठन हो जाता है ना। तो नेशनल असेंबली में जो है वो संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है, और उस प्रारूप के द्वारा क्या मतलब उसका उद्देश्य रखा गया था कि सम्राट की जो शक्तियां हैं उसको सीमित किया जाए। और इन शक्तियों को खोता देखकर जो सम्राट लुई 16 था कि अब तो मेरी नहीं चलने वाली है, तो लुई 16 जो है वो 1791 में जो है वो पेरिस भाग जाता है ना। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब आज का वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। ड्यूरिंग द इंटरवॉर ईयर जापान लेफ्ट द लीग ऑफ नेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रीजन फॉर इट। आपने कहा था मैम बाइलिंगुअल रखिए क्वेश्चंस को, तो वो भी आपकी डिमांड पूरी कर दी गई है। अभी आपके ऊपर है कि आप इनको कैसे देखते हैं ना। अंतर युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्र संघ को छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कारण है। देखिए जब अंतर युद्ध हुआ था, अंतर युद्ध के दौरान जापान ने जो है वो राष्ट्र संघ को छोड़ दिया था। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या निशस्त्रीकरण की विफलता थी, क्या सैन्य विवाद था, या युद्ध ऋण था, या फिर मनचुकाओं की जो शासक हैं उनको गैर मान्यता प्राप्त थी। तो बिल्कुल देखिए जब अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने जो है वो मनचुकाओं के जो शासन थे उनको गैर मान्यता के कारण जो है वो राष्ट्र संघ को छोड़ दिया था। अंतर्युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि 1932 में जापान ने जो है वो जापान में एक पपेट राज्य बनाया था मनचुकाओं को, है ना। तो उससे जो है वो राष्ट्र संघ ने मान्यता नहीं दी थी, इस वजह से जापान ने राष्ट्र संघ को छोड़ दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका एंटर्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिका ने कब जो है वो प्रवेश किया था? ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। और उस समय जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर था। तो हिटलर ने जो है वो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, और पोलैंड और अमेरिका की जो आपस में एक संधि हो रखी थी कि अगर पोलैंड पर कोई आक्रमण होगा तो अमेरिका उसकी सहायता करेगी। ये भी NCERT 9th क्लास की उसका चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 जो है वो दे रखा है। अध्याय 1 में चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि अगर पोलैंड पे कोई आक्रमण होता है तो अमेरिका उसकी सहायता करेगा। अब ठीक है, पोलैंड पर हिटलर ने ये जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को, ठीक है।
फिर अमेरिका की संधि के अनुसार जो है 1941 में अमेरिका भी पोलैंड की सहायता करने के लिए युद्ध में शामिल हो जाता है। अगर डेट वाइज पूछे तो 7 नवंबर 1941 को 1941 में अमेरिका सैन्य बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और इसके द्वारा जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर लेता है। तो कब इस प्रवेश करता है? 1941 में। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीमा लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ। पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी हुई है? देखिए, पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है उसके आधार पर एडवर्ड स्वेस महोदय ने जो है, स्वेस ने सिलिकेट पदार्थों के आधार पर 3 भागों में पृथ्वी की रासायनिक संरचना को बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? एक सियाल, सीमा और एक है नीफे। ठीक है, नीफे। ये 3 परतों में जो है वो स्वेस ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना को बांटा है। ठीक है, तो सियाल के नीचे जो दूसरी परत है उसको क्या बोलेंगे? सीमा बोलेंगे। सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा और नीचे ही नीचे जो है वो कौन सी हो जाएगी? नीफे हो जाएगी। तो दूसरी परत है वो सीमा के नाम से हम उसको जानते हैं और इसकी जो रचना है वो किससे होती है? बेसाल्ट, आग्नेय शैल से जो है वो बेसाल्ट आग्नेय शैल से इसकी रचना होती है। ठीक है, अब रासायनिक संरचना की दृष्टि से सिलिका और मैग्नीशियम की इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती है। अब देखिए क्या पूछा है? सीमा, SIMA। आप इसे ही समझ सकते हैं इसका सीमा नाम क्यों है। SI मतलब सिलिका और MA मतलब मैग्नीशियम। यानी इसकी रासायनिक दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक प्रधानता जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम की पाई जाती है। इसी कारण इसको नाम क्या दिया गया? सीमा नाम दिया गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इन एनी बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को कहा जाता है। देखिए, किसी भी वस्तु के पदार्थों को अणुओं द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहेंगे? जो गमन होता है उसको कंडेंसेशन कहेंगे, परिचालन कहेंगे, चालन कहेंगे। तो ये कौन से में हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर D में ये दिया गया है। तो इसको कहा जाता है, देखिए परिचालन क्रिया के दौरान क्या होता है कि अणु जो है वो दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है ना। तो ये क्रिया तब चलती है जब तक दोनों वस्तुओं में, एक ही वस्तु के विभिन्न भागों में तापमान जो है वो, टेम्परेचर जो है वो समान न हो जाए, तब तक ये चालू रहती है। तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? कंडेंसेशन या फिर परिचालन कहेंगे या चालन कहेंगे। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को हम कंडेंसेशन कहेंगे और ये क्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक तापमान समान ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डन बाय जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया था। ठीक है, इसने क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया था 1938 में। अब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब होता है? 1939 में। मैंने अभी बताया था 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जब जर्मनी आक्रमण करता है तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। देखिए, हिटलर उस समय वहां का शासक था जर्मनी का। तो हिटलर ने 1938 में लीग ऑफ नेशन से जो है वो पल्ला झाड़ लिया था और 1936 में इसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया था। इसी के साथ में 1938 में उसने ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया था। ऑस्ट्रेलिया जो है वो जर्मनी के बिल्कुल पास में था, ऑस्ट्रिया और हंगरी है ना। तो ये तो सही है कि जब हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रेलिया को वापस से जीत लिया था। ठीक है, अगला है, इसने 1935 में चेकोस्लोवाकिया को विघटित किया था। तो देखिए, ये गलत हो जाएगा कि 1935 में चेकोस्लोवाकिया को विघटित किया था, ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट वाला जो है वो राइट है, सेकंड गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ही पूछा हमसे, ओनली 1। ठीक है, देखिए हिटलर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फासिज्म में इमर्ज्ड इन विच कंट्री। फांसीवाद का उदय कहाँ से हुआ, कौन से देश में हुई फांसीवाद की उदय? तो फांसीवाद या फासिस्टवाद जो है वो इटली में किसने इसका उदय किया था? बेनितो मुसोलिनी।
लिनी के द्वारा जो है वो फांसीवाद का जो है वो एक राजनीतिक आंदोलन स्टार्ट किया था, जो कि 1919 में आरंभ हुआ था। तो कहाँ से ये स्टार्ट होता है? फांसीवाद इटली से स्टार्ट होता है। किसके द्वारा? मुसोलिनी के द्वारा। ये क्वेश्चन पिछले जो मैंने 6 अक्टूबर का पेपर करवाया था उसमें पूछा गया था, नाथसीवाद और फांसीवाद के प्रवर्तक कौन है ना, और कौन से देश से स्टार्ट हुआ है। तो सेम क्वेश्चन आप खुद ही देख पा रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन कंटेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म फिलोसॉफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवाद ने समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। तो क्या ये सही है कि पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं माना जा सकता है ना। तो पहला वाला तो आपके सामने क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेंगे, ऐसा होगा? नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, मार्क्सवाद जो है वो पूंजीवाद किसने दिया? मार्क्सवाद ने। मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जो बड़े पैमाने पर किसका प्रभाव का विश्लेषण करता है? शासक वर्ग का विश्लेषण करता है। तो मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों में पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग आते हैं, है ना। तो उत्पादन के साधन पूंजीवादियों के पास होते हैं और उन्हें जो है इस वर्ग में शामिल किया जाता है। वहीं संघर्ष ही क्रांति में सर्वहारा वर्ग द्वारा हथियाना होता है, ना कि किसके द्वारा? मजदूर वर्ग के द्वारा। ठीक है, मार्क्सवाद हमेशा किसका समर्थन करता है? अहिंसात्मक क्रांति का समर्थन करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही आपके सामने क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नाइदर वन नोर टू, दोनों क्या हो जाएंगे? कौन सा सही है पूछा है तो दोनों तो गलत है, ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स वॉज ए थिंकर। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था, क्या व्यापारी था, समाजवादी था, है ना। तो कार्ल मार्क्स, मैंने आपको बताया, कार्ल मार्क्स जो है एक जर्मनी का समाजवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिक था, है ना। मार्क्स का पीरियड अगर देखें तो 1881 से लेकर 1818 से लेकर के 1883 तक जो है वो मार्क्स का टाइम पीरियड रहता है। और मार्क्स जो है वो समाजवादी भी थे, राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। और इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध बुक जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, 1867 में इन्होंने दास कैपिटल की रचना की थी। दास कैपिटल काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उसी के साथ में इन्होंने इसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जो कि वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड था। तो पूछा है कि कार्ल मार्क्स जो है एक दार्शनिक थे, तो कार्ल मार्क्स एक समाजवादी दार्शनिक थे, व्यापारी तो नहीं थे, समाजवादी थे, राजनीतिक सिद्धांतवादी थे, अर्थशास्त्री थे, तो ये सब थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था और ये सिद्धांत जो है वो मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड माना जाता है। दास कैपिटल की रचना कब की थी? 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मार्स। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? तो देखिए, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल अगर देखें हम तो वो कितना माना जाता है? 687 दिन जो है वो मंगल का परिक्रमण काल माना जाता है। मंगल ग्रह जो है वो सूर्य मंडल से अगर देखें, सौर मंडल से सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखें तो कौन से नंबर का हो जाएगा? 4th नंबर का। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स 4th नंबर का हो गया। देखिए, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, है ना। तो 4th नंबर का जो है ये कौन सा हो जाएगा? मार्स हो जाएगा। और आकार में अगर देखें, आकार में ये 7वें नंबर का होगा। दोनों चीज अलग अलग हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। दूरी के आधार पर देखें तो 4th नंबर का हो जाएगा और आकार के आधार पर देखें तो 7th नंबर का जो है वो मार्स हो जाएगा। और मार्स को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के, रेड प्लेनेट के नाम से इसको जानते हैं। लाल ग्रह के नाम से, रेड प्लेनेट के नाम से, क्योंकि ये दिखने में लाल रंग का दिखाई देता है ना। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पर्वत? ओलिम्पस मीन्स। ठीक है,
ये मार्स ग्रह पर है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत तथा सबसे बड़ी घाटी मैरीनेरिस जो है वो भी मंगल पर स्थित है। उसी के साथ में मंगल के 2 उपग्रह हैं, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने केवीएस के पेपर में भी देखा था। ये फोबोस, देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं केवीएस और एनवीएस के भी इसी के साथ में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एनवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, केवीएस हो गया, EMRS हो गया, उनके क्वेश्चन सिमिलर से ही आते हैं क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं अगर ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ना प्रीवियस ईयर, अगर DSSB के और टाइम बचेगा तो मैं केवीएस के भी आपको करवा दूंगी, क्योंकि अभी EMRS की तो वैकेंसी आ ही चुकी है आपके सामने, है ना। फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने भर दिए होंगे, नहीं भरे हैं तो भर देना। 23 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। उसी के साथ में केवीएस की भी वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, तो तैयारी में आप जुटे रहिएगा। तो मैं क्या बता रही थी, आप मंगल के 2 उपग्रह बता रही थी, एक फोबोस है और एक डिमोस है। ये मंगल के डिमोस, मंगल के 2 उपग्रह हैं और यहां से क्वेश्चन बनता है। तो पूछा हमसे क्या है, मंगल का परिक्रमण काल मैंने बताया 687 दिन, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डेडिकेटेड ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए वर्ल्ड वॉर से कितने क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया, हिटलर आ गया, मार्क्स आ गया, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो ये टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम क्या था। तो देखिए ये संधि थी, इसी की वजह से जो है वो संधि को थोपने की वजह से ही जर्मनी का बहुत सारी चीजों में उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी के साथ में जो है वो वर्साय की संधि थोपी गई थी, है ना। वर्साय की संधि होती कब है, तो ये होती है 28 जून 1919 को जो है वो वर्साय की संधि होती है, लागू होती है, जिसमें जर्मनी प्रतिनिधियों ने इसको अनुमति, मतलब जर्मनी प्रतिनिधि थे उससे अनुमति नहीं ली थी, है ना। तो इस संधि के द्वारा जर्मनी पर विजय राष्ट्रों ने कठोर शर्तें लगा दी थी कि जर्मनी को अपनी भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसमें खोना पड़ा था और दूसरे राज्यों पर जो है वो जर्मनी अब कब्जा नहीं कर सकता। इसी के साथ में सेना का आकार सीमित उसको रखना पड़ेगा। भारी क्षतिपूर्ति जो है वो जर्मनी पर सौंप दी गई थी, किसके द्वारा, वर्साय की संधि के द्वारा जबरदस्ती थोपी गई थी। इसीलिए बाद में जाके हिटलर के बारे में से बोलते हैं कि हिटलर इतना बुरा नहीं था, परंतु वर्साय की संधि के कारण जो है वो इतना अपने आप को हिंसक मान लेता है। आगे जाकर फिर वो जर्मनी को बहुत बड़ा राष्ट्र बनाना चाहता है। तो आगे जाकर हिटलर और जर्मनी वासी जो है इसको अपमानजनक मानते हैं और इस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह कहा जाता है। और इसी संधि के बाद में जो है वो हिटलर फिर पोलैंड पर आक्रमण करता है और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। तो ये वर्साय की संधि जर्मनी पर थोपी गई थी और उसी के द्वारा जो है वो प्रथम विश्व युद्ध हमारा क्या हुआ था, समाप्त हो जाता है ना। तो ये इसको क्या बोला जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह भी कहा जाता है, किसको, वर्साय की संधि को। और इस वर्साय की संधि का बदला लेने के लिए हिटलर ने फिर आगे जाके बहुत ही हिंसक जो है वो कार्य चुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मेटामॉर्फिक ऑफ सैंडस्टोन्स। निम्नलिखित में से किस चट्टानों का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण से के कारण हुआ है। तो देखिए बलुआ पत्थर के रूपांतरण या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, कायांतरण से किसका निर्माण होता है, क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। पृथ्वी के ताप और दाब या फिर दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण जो है वो आग्नेय या फिर अवसादी शैल के जो है वो रंग रूप में, संरचना में, कठोरता में जो परिवर्तन होता है ना, उससे फिर किसका निर्माण होता है, उससे फिर हमारी मेटामॉर्फिक चट्टानों का निर्माण होता है ना। और इस परिवर्तन के कारण बनी हुई चट्टानों को क्या बोलेंगे हम, मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित चट्टान इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये किसके कारण, बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट से होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इन प्रिवलेंट इन नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है।
तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में चलने वाली जो पवन है वो कौन सी हो जाएगी? ब्लिजार्ड जो है वो दक्षिणी और ध्रुवीय क्षेत्रों में ब्लिजार्ड, या फिर इसको हिम जंजावत ध्रुवीय हवाएं भी बोलते हैं, जो बर्फ के कणों से बनी हुई होती हैं। और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में। उसी के साथ में साइबेरिया में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना, वहां जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रवाह क्षेत्र होगा। और हिमकणों से युक्त होने के कारण इसमें दृश्यता जो है वो एकदम न्यून या फिर नष्ट ही हो जाती है ना। तो ब्लिजार्ड जो है वो एक तरीके की हिम जंजावत हवा है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में ये चलती है ब्लिजार्ड। नेक्स्ट है द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। देखिए वर्ल्ड वॉर से जो 1 अगस्त अक्टूबर का पेपर है उसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसका तो आप आंसर दे ही सकते हैं। अभी मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। अगर डेट देखें हम तो 28 जून 1914 से ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फर्डिनेंड थी उनकी बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या हो जाती है। और इस घटना के कारण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बनता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने 1904 में बोस्निया पर कब्जा कर लिया था, जिस पर सर्बिया की निगाह थी। इसलिए ऑस्ट्रिया ने इसे सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए चेतावनी दी और 28 जुलाई 1914 को जो है युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार ये जो गुट है वो युद्धों, मतलब ये जो चेतावनी थी ये गुटों का युद्ध बन गया। इसी से रूस ने सर्बिया पे पक्ष में युद्ध की तैयारी की और लास्ट में 1 अगस्त को रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई और युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर डेट पूछें कि कब स्टार्ट होता है तो 1 अगस्त को रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा होती है। 28 जून 1914 को जो है वो किसकी मृत्यु हो जाती है? मृत्यु नहीं, उसकी हत्या की जाती है, जो कि फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो के जो राजकुमार थे उनकी। ठीक है, तो ये इसका तत्कालीन कारण बनता है। तो युद्ध स्टार्ट हमारा कब होता है? 1914 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेकेंडरी सिस्मिक वेव्स। जो एस वेव हैं, द्वितीय तरंगे हैं, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, देखिए भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई तरह की लहरें उत्पन्न होती है और इन लहरों को क्या बोलेंगे हम? भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो ये भूकंपीय तरंगों को मोस्टली जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक वेव होती हैं यानी पी वेव, या फिर इसको संपीड़न तरंगे भी कहते हैं, पी हो गई। दूसरी द्वितीय तरंगे या फिर उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और तीसरी एल वेव, लव वेव जिसको कहा जाता है, धरातलीय तरंग होती है। तो द्वितीय तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। और प्राथमिक तरंगे होती हैं वो संपीड़न तरंगे होती हैं। तो देखिए जो अनुप्रस्थ तरंगे है वो जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती है और ये तरंगे केवल और केवल कहां से होकर गुजरेगी? सिर्फ ठोस माध्यम से ये गुजर सकती है। पी वेव तीनों से गुजरेगी, लेकिन एस वेव सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इनकी गति धरातलीय तरंगों के समान होती है ना। तो अब हमको देखना है कौन सा कथन सही है। मैंने सारी चीजें बता दी, आप खुद बताएंगे कि कौन सा सही होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। क्या हम इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। अभी बताया था मैंने, क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो द्वितीय तरंगों को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे इनको कहेंगे। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी दूसरा क्या है? द वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मटेरियल। बिल्कुल लिक्विड मटेरियल्स में, जो तरल में से ये नहीं गुजरती, सिर्फ जो ठोस होता है उससे होकर ये गुजरती है। तो दूसरा सही हो जाएगा। अभी हाँ, नीचे एक और है, तो देयर स्पीड इज लोअर देन सरफेस वेव। इनकी गति धरातलीय तरंगों से कम होती है। तो देखिए धरातलीय तरंगों से कम नहीं होती, धरातलीय तरंगों से क्या होगी? अधिक होगी, ना कि कम होगी। तो ये वाला भी आपके सामने क्या हो जाएगा? धरातलीय तरंगे मतलब एल वेव जो होती है उनसे अधिक होती है।
तो अगर राइट आंसर हम देखें तो सिर्फ 2 वाला ही सही था, है ना। अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। समझ में आ रहे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आपको। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही DSSB के साथ में KVS, NVS, EMRS इन सभी की तैयारी आपकी इस चैनल पे करवाई जाएगी। उसी के साथ में राजस्थान में भी अगर कोई वैकेंसी है, जैसे 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, बहुत सारे एग्जाम की रीट, इन सभी की प्रिपरेशन यहाँ इस चैनल पे आपको करवाई जाती है, तो चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1796 नेबुलर हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ वॉज गिवन बाय। 1796 में जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना है, उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन सभी को आता है, लाप्लास के द्वारा किया गया था। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये एक सिद्धांत है, और लाप्लास ने जो है वो 1796 में अपनी बुक कौन सी थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये परिकल्पना किसके विचारों से कुछ समानता रखती है, तो कांट के विचारों से ये कुछ समानता रखती है। लाप्लास ने कांट की जो कुछ गलतियां थी उनको दूर करके इसमें संशोधन किया था। तो निहारिका परिकल्पना सिद्धांत किसके द्वारा, लाप्लास के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, पूछा है, ठीक है। पहला है आपके सामने, यूटोपियन समाजवादी अपनी दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे। तो देखिए, यूटोपियन समाजवादी जो है वो अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, सामाजिक न्याय के बारे में सोचते थे। किसके बारे में सोचते थे, सामाजिक न्याय के बारे में सोचते थे। कौन, यूटोपियन समाजवादी। तो पहला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में, तो दूसरे में यही तो दिया गया है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर जो है आपके सामने केवल 2 सही हो जाएगा। यूटोपियन समाजवादी जो है वो सामाजिक न्याय के बारे में सोचते थे, कल्पनावादी थे, आदर्शवादी थे, और समाज के विकास का श्रेय जो है इन्होंने किसको दिया, विचारक कौन थे, सेंट साइमन को दिया जाता है। सेंट साइमन के अनुसार इन्होंने कहा था कि राज्य और समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले क्या करें, मिलजुल कर कार्य करें, समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए। तो ये किसने कहा था, ये कहा था यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन द्वारा कहा गया था। फ्रांसीसी जो विचारक थे उन्होंने क्या था, समाजवाद के विकास के लिए, ठीक है। तो ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरी ग्रासलैंड इज फाउंड इन। प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है प्रेरी घास का मैदान। तो बिल्कुल देखिए, घास के मैदान आपको याद रखने हैं। प्रेरी घास का मैदान जो है वो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। देखिए, विश्व के बहुत सारे घास के मैदान है, प्रमुख मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाएगा, डाउन्स। कौन सा पाया जाएगा, डाउन्स। प्रेरी कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अफ्रीका में जो है आपका कौन सा पाया जाएगा, अब अफ्रीका में भी 2 हैं। दक्षिणी अफ्रीका में जो है वो, साउथ अफ्रीका में आपका कौन सा पाया जाएगा, वेल्ट। और साउथ अफ्रीका हो गया, और एक पूर्वी अफ्रीका में पाया जाएगा आपके कौन सा, सवाना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, अफ्रीका के, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, मध्य एशिया में जो है वो, मध्य एशिया में कौन सा, स्टेपी, और वेनेजुएला में लानोस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, घास के मैदान सारे रट लेने हैं। अगला है, विच विंड इज नोन एज स्नो ईस्टर। निम्नलिखित में से किस पवन को हिमबख्शी पवन के नाम से जाना जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हिमबख्शी पवन किसको कहा जाता है, चिनूक को जो है वो हिमबख्शिणी पवन, हिमबख्शी पवन के नाम से जानते हैं। और ये उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत जो है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, उत्तरी अमेरिका
अमेरिका के रॉकी पर्वत की ढाल के सहारे ये चलती है। एक तरीके की गर्म और शुष्क पवन है ये। कौन सी? चिनूक। बसंत काल में इसकी गर्मी में तापमान जो है वो बढ़ जाता है और हिम तेजी से ये पिघलने लगती है। इसी के साथ में इसी के लिए इसको हिम जो है वो तेजी से पिघलता है, इसी के कारण हिमबक्षी पवन हम इसको कहते हैं। और ये जो है इसके आगमन से चारागाह जो है वो क्या हो जाता है? बर्फ मुक्त हो जाता है। जो हिम है वो पिघल जाती है तो चारागाह बर्फ मुक्त हो जाता है। तो ये कहाँ पर आपके चलती है? चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के सहारे चलती है। अगला क्वेश्चन है, रेनफॉल अकर्स इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस मंडल या परत में वर्षा होती है? देखिए, पृथ्वी का जो मंडल है जहां वर्षा होती है तो वो परत कौन सी हो जाएगी? आपकी ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसी को परिवर्तन मंडल भी हम कहते हैं। और ये जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है ना। इस परत में जो है वो धूल के कण, जल वाष्प ये मौजूद होते हैं। इसी से इस जो परत है इसमें मौसम संबंधी परिवर्तन है, जैसे कि बादल, कोहरा, ओला, तुषार जो होता है, आंधी तूफान हो गया, वर्षा हो गई, विद्युत प्रकाश हो गया, ये सारी चीजें जो है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होंगे वो कौन सी परत में होंगे? कौन से मंडल में होंगे? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। ये मंडल भी आपको याद रखने हैं। समताप मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में क्या क्या होता है, बहिर्मंडल में क्या होता है, ये सारी चीजें है ना। जैसे एक क्वेश्चन आता है, वायुयान जो है वो कौन सी परत या मंडल में चलते हैं? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 6th 7th और 5th 6th 7th में आई थिंक आ जाती हैं सारी चीजें। अगला है, द आइडिया ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म आर ऑल्सो नोन एज। वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद बताया था मैंने अभी, किसके विचार हैं? ये मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद के विचारों को हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक समाजवाद कहेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसको मानते हैं हम? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब देखिए, कार्ल मार्क्स से कितने सारे क्वेश्चन आ गए। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद, सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण हो गए, उसी के साथ में व्यवहारिक समाधान खोजने की जो है वो विचार, ये सभी जो है वो मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के साथ में एक और व्यक्ति थे एंगल्स, तो ये सभी जो वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित विचार हैं इनके द्वारा दिया गया था। मार्क्सवाद के अनुसार क्या मानते थे कि जब तक उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व है ना, तब तक श्रमिक वर्ग की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। ये मार्क्सवाद मानता था। ठीक है, तो मार्क्सवाद के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? मार्क्स आएगा और एंगल्स भी अगर आ जाए तो वो भी मार्क्सवाद के अंतर्गत आएगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद के विचार किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजास्टर करेक्टली मैचेस। निम्नलिखित में से किस आपदा युग्म को जोड़कर सुमेलित सह सुमेलित है ना? कौन सी जो आपदा है वो युग्म है वो सही सुमेलित पूछा गया है। तो पहला है स्लो ऑनसेट डिजास्टर, सी लेवल राइज, यानी धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा समुद्र के स्तर में वृद्धि करती है। तो देखिए, समुद्र के स्तर में वृद्धि जो है बिल्कुल धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? रैपिड ऑनसेट डिजास्टर, लावा फ्लो, तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा जो है वो लावा प्रवाह है। तो लावा का प्रवाह जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से होने वाली तीव्र प्रक्रिया है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बोथ 1 और 2 जो है वो दोनों सही हो जाएंगे। ये एक तरीके की प्राकृतिक आपदाएं हैं जो तीव्रता से घटित होती है और बड़े पैमाने पर जनधन की जो है इसमें हानि होती है। लोगों को बहुत कम या कुछ ही नियंत्रण इस पर नहीं रह पाता है। तो डिजास्टर हो जाएगी, मतलब तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा क्या हो जाएगी? आपकी लावा प्रवाह। ठीक है, तो राइट आंसर 1 और 2। देखिए, धीमी गति से तीव्र गति से ये क्वेश्चन पिछले उसमें भी पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल सब्सटेंस एग्रीकल्चर आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल निर्वाह मूलक कृषि की है? कौन सी विशेषता जो है वो सरल निर्वाह कृषि की है?
ठीक है। पहला है द कल्टिवेटेड पैचेस आर यूजुअली वेरी स्मॉल, यानी इसमें खेतों का आकार जो है वो बहुत छोटा होता है। तो बिल्कुल जो सरल निर्वाह मूलक कृषि होती है वो मोस्टली विकासशील देशों में होती है, और ये जो है वो जनसंख्या जो है इसमें अधिक होती है, तो कृषि योग्य भूमि वहां पर बहुत कम होती है, तो बहुत ही छोटा आकार जो है वो खेतों का होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है, इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो खेत है उनका आकार छोटा होता है, और जीवन निर्वाह के लिए जो कृषक लोग हैं छोटे छोटे भूखंड में जो फसल उगाते हैं और फिर जो है वो फसल करके फिर कहीं और चले जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कृषकों की अज्ञानता, अशिक्षा, परंपरागत पिछड़ी जीवन शैली, निर्धनता के कारण जो है ये कृषि होती है कि छोड़कर चले जाते हैं, वहां जंगलों को जलाकर की जाती है। देखिए झूमिंग कृषि के भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, तो वो भी आपको याद कर लेने हैं। तो सेकंड भी आपका सही हो जाएगा। अब थर्ड है ए नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स स्टिमुलेंट सिम्पले, आप देखिए इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ग्रो इन द सेम प्लॉट, एक ही भूखंड में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती है, ये भी एकदम सही है। तो झूमिंग कृषि से संबंधित जो है वो तीनों ही चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज नॉट फाउंड इन हिमालयन फॉरेस्ट इन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालय जंगलों में नहीं पाई जाती है ना। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो किसमें पूछा था, आई थिंक केवीएस में मैंने पढ़ा था। तो कौन सी लकड़ी जो है वो भारत के हिमालय जंगलों में नहीं पाई जाती है, तो भारत के हिमालय जंगलों में जो है वो एबोनी जो लकड़ी है वो नहीं पाई जाती है। उसी के साथ में सिल्वर फल हो गया, ब्लू पाइन हो गया, सफेद विलो हो गया, ये हिमालय रीजन है वहां पर पाए जाते हैं इसके वृक्ष। जबकि एबोनी कौन से तरीके के वनों में पाई जाती है, तो ये उष्ण कटिबंधीय जो सदा हरित वन होते हैं वहां पर उगने वाला वृक्ष है। याद रखना है इसको, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित क्षेत्रों में जो है ये वृक्ष उगता है। कौन सा, एबोनी। पर्वतीय वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं। इनका विस्तार जो है अगर देखें मोस्टली तरीके से क्षेत्र के हिसाब से तो असम से कश्मीर तक माना जाता है, असम से कश्मीर तक। ठीक है, तो एबोनी जो है वो हिमालय रीजन का वृक्ष नहीं है, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनों का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है इन 1980 विच कंट्री अडॉप्टेड द वन चाइल्ड पॉलिसी टू रेगुलेट इन पॉपुलेशन, मतलब 1980 में कौन सा देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था। तो ये भी सभी को आता ही है, बहुत ही मतलब सिमिलर सा क्वेश्चन है। तो चाइना ने ये पॉलिसी अपनाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी 1980 में इसने अपनाई थी, जिसमें जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई थी। चीन ने 2015 के अंत तक वन चाइल्ड पॉलिसी को जो है वो समाप्त कर दिया, और इसकी जगह पर 2016 में इन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1980 में कौन सी पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी, और फिर 2015 में इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया, और 2016 में जो है वो टू चाइल्ड पॉलिसी को अपना लागू कर दिया, जिससे जन्म दर में सकारात्मक वृद्धि जो है वो नहीं देखी गई, क्योंकि सभी को पता है तो क्या हो जाएगा ये, चाइना। अभी अगर पूछे तो टू चाइल्ड पॉलिसी है चाइना में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स इज करेक्टली सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया इन इंडिया, निम्नलिखित में से नदियों के किस संयोजन को भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही रूप से अनुक्रमित किया गया है। अवरोही क्रम पूछा है आपके सामने। तो देखिए जो नदियां हैं उनके अपवाह क्षेत्र के अनुसार अब अवरोही क्रम में हम देखें तो अवरोही क्रम में आपके सबसे पहले अगर देखिए इधर से तो गंगा नदी आ जाएगी उत्तराखंड से, है ना, उत्तरकाशी जिले से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जिला है उसमें गोमुख के निकट कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो सबसे इधर अगर देखिए हम तो कौन सी आ जाएगी हमारी गंगा, तो गंगा हमारी इसमें ही है सिर्फ। उसके बाद में बिल्कुल ये कौन सी सिंधु निकलेगी, फिर महानदी। अब देखिए गंगा जो यहाँ से निकलती है वो गंगा के नाम से नहीं निकलती, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, भागीरथी के नाम से निकलती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है। ठीक है, तो गंगा, सिंधु और महानदी एक डिसेंडिंग ऑर्डर अब हमारा हो जाएगा सीक्वेंस में।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है वो कौन सी है। तो बंगाल की खाड़ी में आपकी कौन सी गिरेगी, गोदावरी रिवर जो है वो बंगाल की खाड़ियों में गिरती है। देखिए भारत की नदियों को मोस्टली कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक वो नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक वो नदियां जो कहाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो उन नदियों में कौन कौन सी आपकी आ जाएगी, याद रखना है बिल्कुल, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, पेनार, पलार, ये सारी नदियां आपकी कहां पर गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। अब अरब सागर में गिरने वाली भी आपको पता होनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी हो जाएगी, साबरमती हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी। ठीक है, ये नदियां आपकी कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की नदियां जो है आपको याद रखनी है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में गंगा, उसी के साथ में कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, महानदी, पेन्नार, पलार, ये सभी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में पाया जाता है। तो देखिए अगर हम देखें यातायात के स्थलीय साधनों में तो सड़क परिवहन सर्वाधिक सरल और प्रयुक्त साधन माना जाता है ना। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सड़कों का निर्माण जगह जगह पर, हर जगह, हर पगडंडी पर सड़क हमको देखने को मिलती है। तो विश्व में सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क लंबाई के आधार पर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है ना, जिसकी कुल लंबाई अगर देखें तो मोस्टली आई थिंक 68.5 लाख किलोमीटर के लगभग है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ पर 59 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग जो है ये पक्की सड़कें पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा है दूसरा सड़क नेटवर्क, तो कौन सा हो जाएगा आपका, भारत। और फर्स्ट नंबर पे मैंने कौन सा बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक उद्योग का स्थान काफी हद तक निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो एक उद्योग का मोस्टली जो फैक्टर है कि कौन से कारक जो है वो उस पर निर्भर करेगा कि वहाँ उद्योग जो है वो स्थित होंगे। तो क्या कच्चे माल, बिल्कुल कच्चा माल जो है वो उपलब्ध होना चाहिए इजीली। उसी के साथ में भूमि अच्छी होनी चाहिए, जल होना चाहिए, पास में श्रम होना चाहिए, पूंजी, परिवहन, जलवायु, बाजार, सारी चीजें जो है वो शामिल होनी चाहिए। तो उद्योग वहां स्थित होंगे जहां ये सारी चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो कच्चा माल और जलवायु दोनों जो है इसके अंतर्गत आपके आ जाएगी। उपयुक्त जलवायु भी होना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता भी होनी चाहिए, भूमि अच्छी होनी चाहिए, जल ग्रहण होना चाहिए, श्रम के लिए जो व्यक्ति वहां होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो वहाँ उद्योग जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मॉनसून इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ। भारत में मानसून की वापसी किस महीने से शुरू होती है। तो भारत में मानसून की आप सभी को पता है किसमें, सितंबर से जो है वो मानसून जो है वो क्या हो जाएगा, वापस होने लग जाएगा। यानी मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का क्या बोलेंगे हम, निवर्तन। ये भी आपको याद रखना है, निवर्तन कहा जाता है। यानी मानसून पीछे हटने लग जाता है या लौटते मानसून को क्या बोलेंगे, मानसून का निवर्तन कहेंगे। और 1 सितंबर से उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून जो वो पीछे हटने लग जाता है और 15 अक्टूबर तक जो है वो दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत में ये निवर्तित हो जाता है। तो 1 सितंबर से स्टार्ट होता है और 15 अक्टूबर तक ये जो है पूरे रूप से पीछे हट जाएगा। उसी के साथ में प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में जो है वापसी की गति तीव्र होती है और दिसंबर के स्टार्टिंग तक तो जो है वो देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। तो स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो भारत में मानसून के पीछे हटने का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा महीना हो जाएगा, तो सितंबर महीना जो है वो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा।
तो देखिए ये इसके कहीं कहीं अगर आपको अक्टूबर भी माना जाता है योग के अनुसार, मोस्टली आप सभी को पता है सितंबर में लौटता मानसून उसको बोलते हैं, हम निवर्तन बोलते हैं, तो सितंबर महीना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेथड ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। इसके बारे में पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, एड हॉक मेथड इज यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर टाइम इज कंस्ट्रेंट ऑफ और देयर इज ए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी तदर्थ विधि का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां समय की कमी हो या जानकारी का अभाव हो। तो देखिए ये एकदम सही है कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन है उसमें तदर्थ जो विधि है उसका उपयोग उस स्थिति में ही किया जाएगा जब समय की कमी हो या फिर जानकारी की कमी हो, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा है मैट्रिक्स तकनीकी एक गुणात्मक पर्यावरण प्रभाव आंकलन विधि है। तो देखिए मैट्रिक्स तकनीकी बिल्कुल एक गुणात्मक पर्यावरण प्रभाव जो मूल्यांकन पद्धति है, तो दोनों ही आपके जो है वो सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आए हो, सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको लिए ये वीडियो ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, थोड़ी भी पढ़ाई की है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं छेड़ी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।